अस्मिन् प्रश्ने अस्माभिः वाक्य निर्माणं करणीयः। कैसे? देखिए, अधोलिखितानां क्रियापदानां स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरुत। अधोलिखितानां क्रियापदानां स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरुत। आपको क्या करना है? नीचे लिखे हुए क्रियापदों का अपने वाक्यों में प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। कैसे? बहुत आसान है। तो पद है हमारा, क्रियापद क्या है? आलोचितम। आलोचितम अर्थात कहा गया। अब वाक्य तो दिमाग में आ गया ना, किसके द्वारा कहा गया? बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम लोग कथा का आधार नहीं रखेंगे। यहाँ हमें अपने मन से भी आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वाक्य क्या बनाया? कर्ता और क्रिया का ज्ञान है ना आपको? बिल्कुल। तो वाक्य हमने क्या बनाया यहाँ? कक्षायाम शिक्षकेन आलोचितम। कक्षा में शिक्षक के द्वारा कहा गया। तो ये हुआ कर्ता और क्रिया का उचित प्रयोग करते हुए हमने वाक्य बना लिया। तो आपके पास भी कर्ता और क्रिया का है ना, ज्ञान है, और आपको उसको व्यवस्थित रूप में रखकर वाक्य निर्माण करना है। तो शेष जो क्रियापद दिए हैं उनसे आपको स्वयं ही वाक्य बनाने हैं। तो आप बनाइए और हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्नों का क्रम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? प्रश्न संख्या 6 की ओर पहुँच चुके हैं। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है बच्चों? देखिए क्या करते हैं, क्या करना है? रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बहुत ही ध्यान से। प्रथम और प्रश्न है इसमें, भो भोः पान्थाः इदं रिक्त स्थान गृह्यताम। हे राहियों, हे पथिकों, इस रिक्त स्थान को ग्रहण करो। क्या ग्रहण करने को कह रहा था? ये किसकी उक्ति थी? बूढ़े बाघ की उक्ति थी ये। और वो क्या कह रहा था? बिल्कुल, सोने के कंगन को ग्रहण करने के लिए कह रहा था। तो उत्तर क्या होगा हमारा? सुवर्ण कंकणम। और इस प्रकार इस वाक्य की पूर्ति हो गई। और वाक्य क्या बना पूरा? भो भो पान्थाः इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम। हे राहियों, हे पथिकों, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। और बाकी के रिक्त स्थानों की पूर्ति तो आपको स्वयं ही करनी है। तो कथा तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो आप रिक्त स्थानों की पूर्ति स्वयं करेंगे, अन्य जो शेष बच गए हैं। और हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते चल रहे हैं ना। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ गए। और प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई पहुंच चुकी है 7 तक। और इस प्रश्न में हमें क्या करना है देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है बच्चों? ध्यान से देखेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क्या कहा जा रहा है? फिर से एक बार देखिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों का आधार करके और आपको प्रश्न निर्माण करना है। अर्थात जो रेखांकित पद है ना, उनके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्द रखने हैं, पद रखने हैं और प्रश्न का निर्माण कर देना है। बहुत आसान है ना। तो चलिए करते हैं। और प्रश्न है हमारा, व्याघ्रः हस्तम प्रसार्य दर्शयति। बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। तो यहाँ रेखांकित पद कौन सा है? हस्तम। और इसी के स्थान पे हमें प्रश्न सूचक पद का इस्तेमाल करना है। तो हमारा क्या बनेगा प्रश्न? व्याघ्रः किम प्रसार्य दर्शयति। बाघ क्या फैलाकर दिखाता है। जैसा कि वाक्य है ना, व्याघ्रः हस्तम प्रसार्य दर्शयति। तो आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उठ रहा है ना, अगर जब इसे प्रश्नवाचक में बदलेंगे तो क्या हो सकता है प्रश्न? बाघ क्या फैलाकर दिखाता है। तो क्या उत्तर होगा? हस्तम। तो यहाँ पे प्रश्न सूचक पद कहाँ पे देना है? हस्तम के स्थान पे देना है। और प्रश्न हमारा बन गया, व्याघ्रः किम प्रसार्य दर्शयति। और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य है। एकदम अनिवार्य रूप से इस चिन्ह को देना है, तभी तो पता चलेगा कि हमने प्रश्न निर्माण किया। अन्यथा अगर आप वहाँ पूर्ण विराम दे देंगे
तो वहाँ आपके अंक कटने की संभावना है। लेकिन हमें तो पूरा ध्यान रखना है, प्रश्न निर्माण करना है, तो अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी देना है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और इस प्रकार हमने इस प्रश्न के लिए हमने क्या किया, प्रश्न बनाया उत्तर के रूप में, है ना। और आगे के प्रश्न निर्माण आप स्वयं से करने की कोशिश करेंगे। और चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8। और प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 8 की ओर पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा अंतिम पड़ाव भी है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करना है। इस प्रश्न में हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। आपको रेखांकित पदों में प्रयुक्त विभक्ति को लिखना है। कौन सी विभक्ति है, मैंने बार बार बोला है ना कि विभक्तियों का ख्याल रखना है, वचन का ख्याल रखना है। तो यहाँ आपको उसी विभक्ति को लिखना है। और वाक्य है हमारा, तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। तदत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहाण। और यहाँ रेखांकित पद क्या है, सरसी। रेखांकित पद क्या है यहाँ, सरसी। तो आपको विभक्ति बताना है, किसकी, सरसी की विभक्ति बताना है। और सरसी की विभक्ति क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। तो उत्तर क्या होगा हमारा, सरसी किस विभक्ति में है, सप्तमी विभक्ति में है। और वचन अगर पूछा जाए तो वचन क्या होगा, इसका भी ख्याल रखना है ना। वचन होगा एक वचन, है ना। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के हल किए। और इस प्रश्न का शेष भाग कौन करने वाला है, आप स्वयं करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके सभी प्रश्नोत्तर को किया, मौखिक भी किया, लिखित भी किया। और आगे फिर अगर इससे संबंधित अन्य भी प्रश्न आते हैं तो उसके भी उत्तर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसा कि हर पाठ में मैं देती हूँ, तो उसके उत्तर भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पाठ का अंत कैसे होता है, योग्यता विस्तार से। तो योग्यता का विस्तार कर लेते हैं। चलिए